Assalamualaikum viewers. This is a lecture based on topic from 223 to 232. Starting from Davy and reflective thinking part 2. यहाँ पर आपने इससे पहले डेविस थ्योरी का जो 4D साइकिल पढ़ी थी, ठीक है, दैट इज इंक्वायरी साइकिल ऑफ डेविस थ्योरी। तो यहाँ पर ये इसका मॉडर्न वर्जन है डेविस थ्योरी का इंक्वायरी साइकिल। इसने क्या दी कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पूछा जाएगा, आस्क, कि आपके पास एक क्वेश्चन रेज होगा। अब आप उस क्वेश्चन पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के बाद आप उसके लिए पॉसिबल सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। क्रिएशन होगी, इसमें बेसिकली आप एनालिसिस या वैल्यूएशन करते हैं, जिसमें आप उस का जो सॉल्यूशन है वो जनरेट करने की जो आप उसकी वैल्यूएशन करेंगे तो आपके पास आउटकम आएंगे। अब जो आपके पास आउटकम आए हैं रिगार्डिंग दैट प्रॉब्लम, अब आप उसकी डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन विद कोलीग्स हो सकती है डिस्कशन आप उसकी जो अदर स्टडीज है उसके साथ कर सकते हैं। डिस्कशन के बाद आप उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्ट मीन्स अब आप उसमें स्ट्रेटेजीज और उसमें रिकमेंडेशन या वे फॉरवर्ड बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आप इस पर अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड देन दिस, और कौन कौन से फ्लॉज हैं जो अभी भी अनस्टडीड है। तो फिर अगेन प्रॉब्लम और ये साइकिल कंटिन्यू रहती है, इन्वेस्टिगेशन, क्रिएशन एंड देन डिस्कशन। डेवी एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, दीज आर द 5 पॉसिबल स्टेप्स। प्रॉब्लम डेफिनेशन, सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया, फिर उसका एनालिसिस किया, उसके पॉसिबल सॉल्यूशन जनरेट किए, फिर आपने क्राइटेरिया सजेस्ट करना है उसको अप्लाई करने का, और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको अप्लाई करना है जो आप एक्शन प्लान सजेस्ट कर रहे हैं। डेवी पैटर्न ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, सबसे पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन वन बाय वन इन सबको इन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है कि नंबर वन प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन में आप कोई क्वेश्चन बताएंगे, स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है या प्रॉब्लम क्या है या कौन से की टर्म्स हैं, कौन सा वेरिएबल है जिसको आपको ने टेस्ट करना है, या ग्रुप लिमिटेशंस क्या है, प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम है या जो क्वेश्चन है उसकी रीजन क्या है, वो क्यों क्वेश्चन वो प्रॉब्लम है क्यों, किस वजह से है, कैसे है, उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, व्हाट कॉज द प्रॉब्लम, व्हाई इज इट अ प्रॉब्लम, वो है क्यों, आपके गोल्स क्या हैं, व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स व्हाइल प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम अटेनिंग योर गोल्स, के कौन कौन से ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं, कौन सी रुकावटें हैं जो आपको गोल्स अचीव करने में क्रिएट हो रही हैं। शॉर्ट रेंज इफेक्ट्स क्या होंगे उस प्रॉब्लम के, या लॉन्ग रेंज इफेक्ट्स क्या होंगे। देन सेकंड इज द सॉल्यूशन सिलेक्शन। सॉल्यूशन क्या है, व्हाट आर द अवेलेबल सॉल्यूशन, के उस प्रॉब्लम के अवेलेबल सॉल्यूशंस क्या हैं, कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं, या कौन से सॉल्यूशन आप अप्लाई करके उस प्रॉब्लम को कैटर फॉल कर सकते हैं। एंड दिस सॉल्यूशन शुड बी ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऐसे हों जो इफेक्टिव होने चाहिए। सॉल्यूशन क्राइटेरिया, ये सॉल्यूशन सिलेक्शन था। अब सॉल्यूशन क्राइटेरिया आप सजेस्ट करेंगे, बाय व्हाट क्राइटेरिया विल यू जज अ सॉल्यूशन, कि ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिससे आप सॉल्यूशन को जज करेंगे। हाउ वेल डज ईच सॉल्यूशन मीट दिस क्राइटेरिया, हर सॉल्यूशन कैसे आपके क्राइटेरिया आपके ऑब्जेक्टिव्स को मीट करेगा, एंड सो ऑन। तो व्हाट आर द पॉसिबल बोनस इफेक्ट्स क्या होंगे उसके, जो आप सॉल्यूशन सजेस्ट कर रहे हैं उसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे, पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। तो व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशंस, अगर आप सॉल्यूशंस का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो बेस्ट पॉसिबल आउटकम क्या आएगा। देन रूटीन एक्शन एंड रिफ्लेक्टिव एक्शन। डेवी ने दो कॉन्सेप्ट दिखे, रूटीन एक्शन एंड रिफ्लेक्टिव एक्शन। इन दोनों की डेफिनेशन मैंने ऐड की हुई है, जो आपकी बुक में है, थोड़ी सी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, बट आई हैव एडेड द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस डेफिनेशन एंड इजी फॉर्म। रूटीन, आप डेली रूटीन की अगर बात करें जो आप डेली बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज रूटीन आपकी, वो आपकी रूटीन है डेली की। तो रूटीन एक्शन इसी से ही आप इसका मतलब समझ सकते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ फॉलोइंग द ट्रेडिशन, कि जो रवायती तौर पर सारा प्रोसीजर चल रहा है आप उसी को प्रैक्टिस कर लें, दैट इज रूटीन एक्शन। तो रिफ्लेक्टिव एक्शन क्या है, आप अक्कासी की एक्शन जो करेंगे, जो आपके पास जो आपकी अपनी एक्टिविटीज है आप उस पर जो रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्टिंग ऑन कंस्ट्रक्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग न्यू नॉलेज विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, या एग्जिस्टिंग नॉलेज में रहते हुए आप एक न्यू नॉलेज, उस एग्जिस्टिंग नॉलेज की हेल्प से न्यू नॉलेज, न्यू आइडियाज, न्यू थेरीज जनरेट करें, दैट इज रिफ्लेक्टिंग। To build on and from experiences, and to be actively engaged in developing theories that can be used in practice, कि new theories आप develop करें जो in practice use की जा सके। These were the two definitions, otherwise आप ये book की भी read out कर सकते हैं, no issue। Main features क्या, Davies approach to reflection। Davies approach to reflection and reflective thinking की जो main features थे, they were the generation of the process through perplexity,
a sense of goal directedness and the notion of testing or evaluation. सेकंड क्या है, दिस ब्रिंग्स डेविस अप्रोच इनटू द रियल्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये एमसीक्यू के पॉइंट पर हो सकता है कि जो डेविस अप्रोच है वो किस पर रियल होती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर। ठीक है, डेवी का क्या कहना था, ही बिलीव्स दैट द प्रोसेस कैन बी इम्प्रूव बाय हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग विद फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग। कि कोई भी प्रोसेस है, कोई प्रोसीजर है, वो इम्प्रूव किया जा सकता है अगर उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। आप उसके जो से कॉजेज हैं, जो उसके आउटकम्स हैं, उनको डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, और विद एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद, आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो इससे जो प्रोसेस है दैट कैन बी इम्प्रूव्ड। नेक्स्ट, डेविस फेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिव थॉट। रिफ्लेक्टिव थॉट के क्या क्या फेजेस हैं? इसके फेजेस हैं 5: सजेशंस, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, हाइपोथेसिस, मेंटल एलाबोरेशन एंड टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। नंबर 1, सजेशन। आपने सबसे पहले सजेस्ट कर लिया कोई पॉसिबल प्रॉब्लम है, आपने उसको आइडेंटिफाई करके, आपने उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया, आपने एक सजेशन उसके बारे में दे दी। फिर इंटेलेक्चुअलाइजेशन of the difficulty or perplexity that has been directly experienced into a problem to be solved। कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प आउट कर सकते हैं, आपने इंटेलेक्चुअलाइज कर लिया इसको। ऐसे कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। देन हाइपोथेसिस। अब ये जो सजेशन और इंटेलेक्चुअलाइजेशन है, इन दोनों की बेस पर आप कोई शॉर्ट स्टेटमेंट सजेस्ट करेंगे, कोई शॉर्ट स्टेटमेंट देंगे, कोई हाइपोथेसिस देंगे। हाइपोथेसिस में सोची समझी आपने एक स्टेटमेंट दे देनी, एक लाइन, एक सेंटेंस बता देना। द यूज ऑफ वन आइडिया आफ्टर अनदर एज लीडिंग आइडिया टू इनिशिएट एंड गाइड ऑब्जर्वेशन। आप अपनी इस तमाम ऑब्जर्वेशन की बेस पर एक स्टेटमेंट देना, दैट इज हाइपोथेसिस। अब वो जो स्टेटमेंट दी है, अब उसको आपने एक्सप्लोर करना है, आपने उस स्टेटमेंट को प्रूव करना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो आप इसके लिए मेंटल एलेबोरेशन करेंगे, विच क्लैरिफाइज द आइडिया बाय ओवर्ट और इमेजिनेटिव एक्शन। इमेजिनेटिव एक्शन भी इसमें हो सकता है, और उसके अलावा आप इसको विद थ्योरी और अदर एनालिसिस, अदर प्रोसीजर्स फॉलो करके फर्दर एलेबोरेट करेंगे। फाइनली टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। अब आपने इसमें जो हाइपोथेसिस थी, इसकी सारे लिटरेचर सर्च आउट कर लिया, इसके बारे में डिटेल पढ़ ली, आपने इसकी मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन कर ली कि अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। देन टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को अब आपने टेस्ट करना है, आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स। David didn't believe that there was a strict order to these phases. He described them as a being fluid. और फाइनली जब आपने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को करना है, तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्टेटमेंट ट्रू थी या फॉल्स थी, कि फ्लॉ प्रॉब्लम की फ्लॉ वजह है। अब अगर ये ट्रू साबित हो जाती है, तो आप उस कॉज को फिर रिमूव करने के लिए एक्शन प्लान डेवलप करेंगे इसके बाद। एनी हाउ, डेवी इन फेजेस पे इतना कोई खास बिलीव नहीं करता था, अदरवाइज ही वाज सेइंग दैट दीज फेजेस आर लाइक अ फ्लूइड which are flowing from top to bottom. Then Devi experienced reflection and learning. डेवी ने एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन और लर्निंग को एक्सप्लेन किया। तो एक्सपीरियंस क्या चीज़ है? एक्सपीरियंस, आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से कर लें, दैट इज ओके। एक्सपीरियंस इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द एनवायरनमेंट। एक्सपीरियंस एक तजर्बा है जो इंडिविजुअल या एनवायरनमेंट के दरमियान में इंटरेक्शन से डेवलप हुआ। An experience first includes more than participation in activities. Experience could be reading a book, taking lecture notes or taking with others. कोई बुक रीड आउट कर ली, वो एक एक्सपीरियंस हो गया, या लेक्चर नोट डाउन कर ली है, या आप दूसरों से जब बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो आपको बहुत सी बातें पता चलती हैं, दैट इज एक्सपीरियंस। उसके अलावा डेवी रेफर टू एज एक्सपीरियंस को, डेवी ने कहा कि इट इज अ कंटिन्यूटी, अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ नॉलेज फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। कि जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस करते जाते हैं चीजें, आपको जो प्रीवियस नॉलेज है उसी की कंटिन्यूएशन होती है, और वो फर्दर इंक्रीज होता है। देन लर्निंग। लर्निंग क्या? एक्सपीरियंस वाज द इंटरेक्शन बिटवीन विजुअल एंड एनवायरनमेंट। लर्निंग क्या है? कि वो जो आपने एक्सपीरियंस किया उससे आपने सीखा क्या, दैट इज लर्निंग। लर्निंग इज अ कंटिन्यूस एंड कम्युलेटिव प्रोसेस। ये कंटिन्यूस कम्युलेटिव प्रोसेस है, जैसे जैसे लाइफ पास ऑन होती जा रही है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स या डिफरेंट एक्टिविटीज आप कर फॉलो कर रहे होते हैं, आप उनसे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और आप साथ साथ लर्निंग कंटिन्यूस रहती है। तो लर्निंग इज अ कंटिन्यूस एंड कम्युलेटिव प्रोसेस। डेविड distinguishes between four stages of mode of thinking. डेविड ने फोर मोड्स ऑफ थिंकिंग बताए। इमेजिनेशन, सोचने के फोर मोड्स हैं, ठीक है। इमेजिन करना, बिलीव, किस चीज पर यकीन कर लेना,
और उस बिलीफ की बेस पर आप कुछ सोच रहे हो, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, या कॉन्शियसनेस पूरे होशो हवास में रहते हुए कुछ ना कुछ चीज ऑब्जर्व करके उसके बारे में सोचें, एंड देन रिफ्लेक्शन, आप उस चीज की अक्कासी कर रहे हैं। दीज आर द फोर मोड्स ऑफ थिंकिंग एज सजेस्टेड बाय द डेवी। नेक्स्ट गोइंग, इससे आगे बस रीड आउट कर लीजिएगा आप, एटलीस्ट आपको ये फोर मोड्स ऑफ थिंकिंग पता हो विच वॉज सजेस्टेड बाय द डेवी। अभी आपने डेविस थ्योरी पढ़ी, अब है बाउड्स मॉडल, बाउड्स मॉडल ऑफ रिफ्लेक्टिव लर्निंग। सबसे पहले तो बाउड्स मॉडल आपको पता हो, बाउड्स मॉडल है क्या चीज। मैंने इसकी डेफिनेशन ऐड की है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर ऑफ एनी काइंड कैन रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन प्रैक्टिस टू बेटर अंडरस्टैंड देयर एक्टिविटीज। कि बाउड्स मॉडल कहता है कि जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर है वो अपनी ही एक्टिविटीज पर गौर व फिक्र करके, अपनी एक्टिविटीज को गो थ्रू करके, अपनी एक्टिविटीज को अंडरस्टैंड करके उस पर जो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो दैट इज द बेसिस ऑफ बाउट्स मॉडल के एंड देयर बैकग्राउंड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव व्हाट दे डू विद देयर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उस पर नजरसानी करते हुए वो जो लर्न कर रहा है या फिर जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज द बाउट्स मॉडल। अपनी इसमें मेन फोकस है कि अपनी एक्टिविटीज को अंडरस्टैंड करना और उस पर रिफ्लेक्ट करना is the focus of Bout's model. Then returning to the experience and returning to feelings, the strength of this model is it addresses emotions. और इस मॉडल की जो स्ट्रेंथ है वो है कि ये इमोशंस को एड्रेस करता है। बाउट्स मॉडल एड्रेसेस द इमोशंस, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मॉडल। Returning to the experience and returning to feelings, the strength of this model is it addresses emotions, ये repetition है ऊपर वाली लाइंस की ही। देन रिटर्निंग टू द एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि आपने जो एक्सपीरियंस किया आप उसको रिकॉल करें, रीमेमोराइज करें, आप उसके बारे में रीथिंक करें। देन अटेंडिंग टू, अटेंड क्या करना है, कनेक्टिंग विद द फीलिंग्स, आपके आपने जो एक्सपीरियंस है आप उसको फीलिंग्स के साथ अटैच कर रहे हैं, आप उसके साथ रिलेट करें, यूजिंग हेल्पफुल फीलिंग्स एंड रिमूविंग और कंटेनिंग ऑब्स्ट्रक्टिव वंस। देन आपने उसको फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ इंटर रिलेट करके अब उसको एवेलुएट करना है, एवेलुएटिंग दैट एक्सपीरियंस, ठीक है। रिकॉल किया एक्सपीरियंस को, फिर उसको फीलिंग्स के साथ अटैच किया, रिलेट किया, देन आप उसको वैल्यूएट करेंगे, वैल्यूएटिंग दैट एक्सपीरियंस, री एग्जामिनिंग द एक्सपीरियंस इन लाइट ऑफ वंस इंटेंट एंड एक्जिस्टिंग नॉलेज। अब इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशन क्या है, इमोशन की क्या इम्पोर्टेंस है, इमोशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ब्लॉकिंग और फैसिलिटेटिंग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को ब्लॉक भी कर सकते हैं वो, यानी कि रोक भी सकते हैं, और उसको प्रमोट भी कर सकते हैं, फैसिलिटेट भी कर सकते हैं, सपोर्ट भी कर सकते हैं इमोशंस। उसके अलावा रिफ्लेक्शन is essentially a private process where emotional influences such as avoidance of an area or thought can share the process of reflection more strongly than any other influence। के emotional influences important role play कर रहे होते हैं whenever you reflect on anything। This requires the reflective practitioner to return to an event, incident or experience के emotions की बेस पर आप जो reflective practitioner है वो इस चीज जो अपना experience है उसको recall करने पर मजबूर हो जाता है। उसके अलावा दिस कंसिडर इट इन डिटेल एट एन इमोशनल एंड कॉग्निटिव लेवल, हम इसको इमोशनल या कॉग्निटिव लेवल पर डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर रीइवैल्यूएट करता है इवेंट को जो उसने एक्सपीरियंस किया है, एंड इट प्लान्स फॉर व्हाट माइट चेंज बेस्ड अपॉन दिस बाउट्स मॉडल। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर इस चीज के बारे में सोचता है कि क्या चेंज लाना चाहिए टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग द थ्री स्टेजेस ऑफ बाउट्स मॉडल। अब बाउट्स मॉडल की थ्री स्टेजेस हैं। बाउट्स मॉडल को सबसे पहले आपने माइंड में रखना है कि दैट इट इंटरलिंक्स द इमोशंस विद द एक्सपीरियंस एंड देन फाइनल इवैल्यूएशन अकर्स। तो थ्री स्टेजेस हैं बाउट मॉडल की, थ्री स्टेजेस, ठीक है। आपने जो डेविस का था उसमें 4D साइकिल पढ़ी थी और 5I अप्रोच पढ़ी थी फॉर अप्रिशिएटिव इंक्वायरी। यहाँ पर बाउट्स मॉडल की थ्री स्टेजेस हैं, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, लर्निंग। क्या आपने कोई एक्सपीरियंस किया प्रॉब्लम, आपने उस पर रिफ्लेक्ट किया, आपने उससे सीखा, तो ये थ्री स्टेजेस मिलकर, और फिर सीखा, फिर एक्सपीरियंस, फिर रिफ्लेक्शन एंड लर्निंग। तो दीज आर द थ्री स्टेजेस ऑफ बाउट्स मॉडल। कोई प्रॉब्लम एक्सपीरियंस की, उस पर रिफ्लेक्ट किया, और फिर उसके बाद आपने उस प्रॉब्लम से क्या सीखा, दैट इज लर्निंग। द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर फर्स्ट रिफ्लेक्ट ऑन एन एक्सपीरियंस, ये इसी की स्टेटमेंट गिवन है, ये जो थ्री स्टेजेस मेंशन है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर फर्स्ट रिफ्लेक्ट ऑन एन एक्सपीरियंस बाय मेंटली रिप्लेइंग द एक्सपीरियंस
and describing it in a descriptive, non-judgmental way. Second stage में क्या, it attends to feeling both positive and negative, triggered by the experience, discharging any negative feelings, और इसमें हर negative feeling को बीच से discharge कर दिया जाता है, remove कर दिया जाता है, बीच में obstruct reflection, जो reflection को basically obstruct कर रही होती है, रुकावट पैदा कर रही होती है reflection. Then जब अटेंडिंग टू फीलिंग, फर्स्ट एक्सपीरियंस एनकाउंटर हो गया, अटेंड टू फीलिंग्स हो गया. आफ्टर अटेंडिंग टू फीलिंग द टीचर इज देन रेडी टू रिवैल्यूएट द एक्सपीरियंस बाय प्रोग्रेसिंग थ्रू 4 सब स्टेजेस. अब वो इस एक्सपीरियंस हुआ, उसको क्या किया, फीलिंग के साथ इंटरलेट कर लिया, बहुत पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स देख लिए उस प्रॉब्लम के, एंड देन आप उसको रीवैल्यूएट करना है एक्सपीरियंस को. 4 सब स्टेजेस से रीवैल्यूएट किया उसने बोर्ड्स ने. वो कौन सी, एसोसिएशन, इंटीग्रेशन, वैलिडेशन एंड अप्रोप्रिएशन. एसोसिएशन में उसने रिलेट किया है, रिलेटिंग न्यू डाटा टू व्हाट इज ऑलरेडी नोन, कि जो न्यू डाटा है उसको रिलेट करना है जो ऑलरेडी पता है. देन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब होता है इकट्ठा करना. तो जब ये हमने एसोसिएशन चेक कर ली, तो फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन द डाटा. देन उसकी वैलिडिटी चेक करेंगे, डिटरमिनिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ न्यू आइडियाज एंड लुकिंग फॉर इनकंसिस्टेंसीज और कॉन्ट्राडिक्शंस. एंड फाइनली हम अप्रोप्रिएट मेथड्स या अप्रोप्रिएट जो इनोवेटिव आइडियाज हैं वो जनरेट करेंगे, मेकिंग द न्यू नॉलेज एटीट्यूड्स वंस ओन. These are the 4 substages while you do re-evaluation in Bouts model. Then Bouts representation issues. अब इस Bouts model में कुछ issues थे, वो कौन कौन से हैं? Bouts triangular representation of reflective learning is one of the most popular and frequently cited models of reflective practitioner. अब one problem जो encounter हुई in this, it tends to confine reflection to a retrospective role. अब retrospective दो words होते हैं, retrospective, prospective. Retrospective का मतलब है कि आप past चीज को लेकर उस पर काम करें, that is retrospective. Prospective का मतलब है आप present conditions को use करते हुए उस पर work करें, that is prospective. तो रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन रादर देन रिफ्लेक्शन इन एक्शन, मतलब जो पास्ट हो गया अब उस पर रिफ्लेक्ट करना इज रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन. तो ये जो बाउल्स मॉडल है कि इस पर बिलीव करता है, बाउल्स मॉडल इस पर बेस करता है, जबकि रिफ्लेक्शन इन एक्शन ड्यूरिंग द एक्सपीरियंस उस पर रिफ्लेक्ट करना इसमें इन्वॉल्व नहीं होता. तो दिस वाज द इशू कि ये पास्ट को सपोर्ट करता है कि पास्ट जो हुआ उस पर आप रिफ्लेक्ट करें. Also, the focus stays on individuals' mental activity. Practitioners are not encouraged to engage in reflective dialogue in a wider social arena. And that's all. For example, यहाँ पे example एक mention की है. Reflective practitioners feel more positive about themselves. They will be more likely to persist with reflective activities. और इसमें जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर है वो ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे होते हैं रिगार्डिंग देयर नॉलेज एंड रिगार्डिंग देयर profession, and they will be more likely to persist with reflective activities. तो these were the some issues कि एक तो ये कि रिट्रोस्पेक्टिव रोल इसमें प्ले होता है, और सेकंड क्या है, द फोकस स्टेज ऑन इंडिविजुअल मेंटल एक्टिविटीज में फोकस इंडिविजुअल की मेंटल एक्टिविटी पर होता है, कॉग्निटिव लेवल को ज्यादातर इसमें देखा जा रहा है, जबकि डेविस थ्योरी में इमोशनल एस्पेक्ट भी था. देन नेमिंग बैरियर्स टू रिफ्लेक्शन पार्ट 1. जो रिफ्लेक्शन में बैरियर्स आ रहे हैं बाउल्स ने उसको भी गो थ्रू किया. बाउल्स मॉडल पुट्स द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन इनटू कॉन्टेक्स्ट. When formulating the model 1985 was not aware of barriers. जब इसने 1985 में ये मॉडल प्रपोज किया उस वक्त उसको इन बैरियर्स का आइडिया नहीं था. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम 1993 बुक ही became more concerned with critical reflection and barriers. With the passage of time he came to know that there are some barriers in his models. अब वो बैरियर्स कौन से थे, बॉट्स ने उन बैरियर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, इंटरनल बैरियर, एक्सटर्नल बैरियर. इंटरनल नाम से पता चल है इनर बेस्ड होंगे, एक्सटर्नल आउटर बेस्ड होंगे. इंटरनल बैरियर्स में क्या आता है, ये इंटरनल बैरियर्स के आगे सारी डिटेल बता दी है, कम फ्रॉम विद इन द लर्नर. इंटरनल बैरियर्स कौन से हैं, कोई भी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर अगर वो रिफ्लेक्ट करना चाहता है तो ऐसे कौन कौन से इंटरनल बैरियर्स हैं जो उसको रिफ्लेक्ट करने से रोकेंगे. नंबर 1, प्रीवियस नेगेटिव एक्सपीरियंस, कि कोई पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस अगर उसका हुआ है तो वो एक हैबिट बन चुकी होती है, वो इसका यूज टू हो चुका था कि अभी भी नेगेटिव ही होगा,
तो ये एक बैरियर होता है जो रिफ्लेक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। सेकंड, एक्सेप्ट प्रीसुपोजिशंस, कि ऑलरेडी कुछ सपोज किया होता है कि फ्लॉ प्रॉब्लम की फ्लॉ कॉज हो सकता है, ये ऑलरेडी आपकी सपोज की है, प्री सपोज्ड स्टेटमेंट है। तो अब आप उसी पर बिलीव करते हुए अगर रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक रिफ्लेक्शन बैरियर क्रिएट होगा, आप रिफ्लेक्शन ऑथेंटिक नहीं होगी। देन व्हाट लर्निंग कैन टेक प्लेस, लर्निंग कैसे हो सकती है? ये एक सोच हो सकती है जो इंटरनल बैरियर के तौर पर काम करेगा, रिफ्लेक्शन से आपको रोक, रिफ्लेक्शन आपकी सही नहीं होने देगा। इंटरनल बैरियर्स कम फ्रॉम विद इन द लर्नर, ये विद इन द लर्नर आपके अपने अंदर से ये बैरियर्स जनरेट हो रहे होते हैं। अब एक और एग्जांपल इन्होंने दिया, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ वंस असम्पशंस, के आप के जो अवेयरनेस है, आप उससे जो आपकी जो असम्पशंस है उससे आगाह ही नहीं है इतने। देन इमोशनल स्टेट ऑफ द टीचर हो सकती है, टीचर की अपनी इमोशनल स्टेट, मूड स्विंग्स हो सकती हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट ना कर पा रहा हो। देन एस्टेब्लिश पैटर्न ऑफ बिहेवियर हो सकता है कि ऑलरेडी जो फैक्ट है या फिर जो आपकी नेचर, जो एस्टेब्लिश बिहेवियर आपके अंदर डेवलप हो चुका है, उसकी वजह से आप अगर रिफ्लेक्ट भी करना चाहें कि जो ड्यूरिंग क्लास मैंने लेक्चर दिया उसमें वो कितना इफेक्टिव था और लर्निंग कितनी हुई स्टूडेंट्स की, और आप अगर इस चीज पर हैं कि आपका बिहेवियर एटीट्यूड बिल्कुल ठीक है, वो स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ठीक है, तो इस बेस पर भी आपकी जो रिफ्लेक्शन है वो ठीक नहीं होगी। तो देर आर सम एक्सटर्नल बैरियर्स, एक्सटर्नल बैरियर्स का है आउटसाइडर होंगे, आउट बेस्ड होंगे। इसमें क्या आ सकता है, दूसरे लोग हो सकते हैं, पीपल, लर्निंग इन्वायरमेंट हो सकता है, इन्वायरमेंट चेंज होगा उसके अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्शन चेंज होने शुरू हो जाएगी। द लार्जर पर्सनल सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टीचर, जिस इन्वायरमेंट में आप रिसाइड कर रहे हैं वहाँ की वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ के जो सोशल कल्चर है वो अफेक्ट कर सकता है आपके रिफ्लेक्शन प्रोसीजर प्रोसेस को। सोशल फोर्सेस सच एज स्टीरियोटाइपिंग या कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, क्लासिसिज्म, ये सब फैक्टर्स हैं जो रिफ्लेक्शन में बैरियर क्रिएट करते हैं, ये सब आउटसाइडर्स होते हैं। इंटरनल बैरियर्स विद इन योर बॉडी या विद इन योर इनर कोर जो प्रेजेंट है बैरियर्स। एक्सटर्नल बैरियर्स जो बाहर से अफेक्ट करेंगे आपकी रिफ्लेक्शन को। एनी हाउ जो बोल्ट था उसने 18 brainstormed a list of 18 barriers which can be found in the 1993 text। जो 1993 में उसने टेक्स्ट एक रिपोर्ट दी थी उसमें उसने 18 बैरियर्स को हाईलाइट किया। तो ये एमसीक्यू आपने याद करना है, 18 बैरियर्स उसने हाईलाइट किए थे 1993 टेक्स्ट में। नेमिंग बैरियर्स, नेमिंग बैरियर्स टू रिफ्लेक्शन। अब वो जो रिफ्लेक्शन जो बैरियर्स है उनकी नेमिंग यहाँ पर मैंने ये हाईलाइट कर दी हैं ब्लू लाइंस, आपने जस्ट इतना करना है, इसके आगे जो सेकंड लाइंस मेंशन है ये इनकी डिटेल मेंशन है। कौन कौन से बैरियर हैं? पर्सनल अवेयरनेस एज अ बैरियर टू रिफ्लेक्शन, कि आपकी पर्सनल अवेयरनेस में ही लैकिंग है, वो कम है आपकी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर। कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर है? पर्सनल अवेयरनेस in reflecting on experience। if we are not personally aware that a barrier exists then how can we possibly seek to overcome it, कि अगर हमें खुद ही नहीं पता कि बैरियर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उस बैरियर को कैसे ओवरकम करेंगे, उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये पर्सनल अवेयरनेस, लैक ऑफ पर्सनल अवेयरनेस, इसको कंप्लीट लिखना चाहिए आपको, लैक ऑफ पर्सनल अवेयरनेस एज अ बैरियर टू रिफ्लेक्शन। Then reflective practitioner learning can be seriously impeded in that she does not see the benefit of formally reflecting, कि आपको कोई बेनिफिट अगर नजर ना आ रहा हो। देन अच्छा, इम्पोस्टरशिप क्या चीज है? नॉट नोइंग हाउ टू रिफ्लेक्ट कम्स द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग एबल और गुड इनफ टू अंडरटेक क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, कि आप इतने अच्छे नहीं हैं कि आप क्रिटिकल रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, आपको ये नहीं पता, आपको इसकी नो हाउ नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड इम्पोस्टरशिप। द एनवायरमेंट एज अ बैरियर टू रिफ्लेक्शन, सेकंड अभी हमने एक्सटर्नल बैरियर में पढ़ा, एनवायरमेंट इज अनदर बैरियर टू रिफ्लेक्शन। देन कीपिंग ऑफ अ जर्नल एज अ बैरियर टू रिफ्लेक्शन, कि a journal is a recognized method of evaluating personal experience by reflecting on it, कि जर्नल जिसके अंदर ऑलरेडी स्टडीड हो चुकी हैं, ऑलरेडी एक चीज एक्सप्लेन कर दी गई है कि ये बैरियर है, आप उसी चीज को लेकर आगे कंटिन्यू हो रहे हैं, दैट इज द बैरियर ऑफ रिफ्लेक्शन। आप उसमें चेंज नहीं लाना चाह रहे। इट इज नॉट इजी टू पिक अप अ पेन एंड स्टार्ट राइटिंग, अनदर बैरियर टू रिफ्लेक्शन इज दिस वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि जब आप रिफ्लेक्शन कर रहे हैं आप पेन कॉपी उठाकर लिखना गवारा नहीं कर रहे, तो मतलब ये कि आप उसको रिटन डॉक्यूमेंट में नहीं ला रहे, तो दिस इज द बैरियर टू रिफ्लेक्शन। जब आपने सिर्फ सोच लिया
तो मेमोरी तो लॉस हो जाती है। मेमोरी इन अ सेंस कि टेम्परेरी कुछ देर के लिए रही, आप उसके बाद भूल सकते हैं। अगर रिटर्न डॉक्यूमेंट में होगी तो आपने वो प्रॉपर रिफ्लेक्ट किया, आप उस चीज़ को लेकर साथ साथ चलेंगे कि मुझे ये चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए। तो दिस इज अनदर बैरियर कि इट इज़ नॉट इजी टू पिक अप अ पेन एंड स्टार्ट राइटिंग। देन ओवरकमिंग बैरियर्स टू रिफ्लेक्शन। अब क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं कि इन बैरियर्स को ओवरकम किया जाए, इन बैरियर्स को खत्म किया जाए। इंपॉर्टेंट लैंडमार्क क्या है इन ओवरकमिंग बैरियर इज कॉल्ड नेमिंग। ये आपका एमसीक्यू भी हो सकता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन ओवरकमिंग बैरियर sorry, the important landmark while overcoming the barrier is called dash naming. The more clearly we understand them, कि हाँ जितना हम clearly define करेंगे किसी term को या problem को, the more easily we can work with them। कि अब हमने एक प्रॉब्लम जो सिलेक्ट कर ली कि अब हमने इसको सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम हमें फेस हो रही है, तो आप प्रॉपरली पहले उस प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसका मीनिंग अंडरस्टैंडेबल हो। जब आपको क्लियर हो गया दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, फिर आप उसको, ये जो आपके बैरियर्स जितने आ रहे हैं इंटरनल एक्सटर्नल, आप इसको ओवरकम इजीली कर सकते हैं कि अब आपने उस प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स आर एबल टू लर्न फ्रॉम अ ग्रुप। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर अगर ग्रुप में होंगे, इंडिविजुअली इतना आप अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते जितना आप विद इन द ग्रुप कर सकते हैं। इवन तो आपको अकेले रहकर भी एक गो थ्रू करना चाहिए अपनी ओवरऑल एक्टिविटी को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। बट व्हेन यू आर इन अ ग्रुप, तो ग्रुप में जो अदर्स हैं आप उनसे भी सजेशन ले सकते हैं कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी डेफिशिएंसीज हैं जो मुझे फुलफिल करनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स की इम्प्रूवमेंट हो सके, उनकी लर्निंग इम्प्रूवमेंट हो सके, मेरी अपनी इम्प्रूवमेंट हो सके, मेरी अपनी टीचिंग स्किल्स इन्हांस हो सके। तो सिंस देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ यूजिंग रिफ्लेक्शन इन प्रैक्टिस आर इनवैल्यूएबल, देन टीचर्स वर्किंग टुगेदर कैन मोटिवेट ईच अदर। और जब टीचर्स एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें हेल्प कर सकते हैं to improve their teaching skills. Reflective practitioner can commit to the group because the group becomes an invaluable part of reflective practice, because we need as learners appropriate support, trust and challenge from others। कि जब विद इन द ग्रुप है, हमें एक लर्नर चाहिए होता है, अप्रोप्रिएट सपोर्ट चाहिए होती है, ट्रस्ट चाहिए होता है, जो हमें दूसरों से जब प्रोवाइड होगा तो हम अपनी रिफ्लेक्शन में हमारे लिए ये सपोर्टिव रोल प्ले करेगा। बोर्ड रेफर टू द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव फैसिलिटेशन। बोर्ड ने इफेक्टिव फैसिलिटेशन अनदर पॉइंट उसने सेलेक्ट किया कि हम ये भी यूज करके अगर हम इफेक्टिवली फैसिलिटेट कर रहे हैं अदर्स को, तो ये भी एक रिफ्लेक्शन में जो बैरियर है उसको ओवरकम करेगा। But the facilitator should create conditions in which authentic dialogue and communicative discourse can occur. Then Boud reminds us that the facilitator should resist the temptation of running mindlessly। कि जो फैसिलिटेटर है उसको जो टेम्पटेशन है उसको मिनिमाइज करना है, उसको रेजिस्ट करना है, गिविंग आंसर एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स while he was doing questioning and then suggesting the answers। So these are the some possible overcoming barriers to reflection which you can follow to cater for all the barriers while you are reflecting yourself, while you are reflecting your profession and so on। This was all। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।